हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो जैसे कि हम आपका एनसीईआरटी का सीरीज अभी चला रहे हैं, जो कि आपका 6 क्लास का पूरा एनसीईआरटी चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आज का वीडियो हम लोग के लिए, ठीक है, 7th क्लास का एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलते रहेंगे। तो आज का चैप्टर जो है हम लोग का ही एनसीईआरटी का क्लास 7th का है। क्लास 7th में टोटल हम लोग को 10 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। देख लीजिए, क्लास 7th में तो टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से ये देखिए, ये आपका नई एनसीईआरटी से जितना भी चैप्टर लिखे हुए हैं ये आपका नई एनसीईआरटी से, और आपका नीचे जो दिया हुआ चैप्टर है ये आपका पुरानी एनसीईआरटी से दिया हुआ है। तो आज हम लोग कम से कम तो 5 लेसन तक ख़त्म करेंगे। अब पार्ट 2 में आपका है, फिर 7th क्लास का पूरा वीडियो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो ज़्यादा समय की शुरू करते हैं आज का सबसे। तो जो चैप्टर का नाम है वो है हमारा 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था। तो मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था। चलिए, तो आप लोग भी आंसर करते चलिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान होता हो, ये या एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए एक यह शब्द प्रयुक्त करते थे। क्या ये सही है? दोनों में से कौन सा सही है? तो दोनों में से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, यानी कि केवल एक सही है, 2 आपका गलत है। चलिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है। देखिए, मध्यकाल में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या, ठीक है, संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। याद रखिएगा, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी एवं फारसी में अजनबी कहा जाता है, ठीक है। किंतु एक ही गांव के रहने वाले 2 किसान अलग अलग धर्म या जाति से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत वर्ग। कौन सा वर्ग का विकास हुआ था? तो राजपूत का, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन कौन से समूह वर्ग इसमें शामिल थे? चलिए, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ग समूह शामिल थे। तो पहला है आपका सामंत, दूसरा है सेनापति और तीसरा है सैनिक। तो ये तीनों के तीनों वर्ग जो थे शामिल थे, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। इसका व्याख्या देख लीजिए आप लोग क्या है। तो मध्यकाल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें राजपूत प्रमुख थे, जो कि राजपूत अर्थात क्या होता है? राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति, ठीक है, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन? मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर सिंचाई के लिए किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है? मिन्हाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। क्या यह स्टेटमेंट सही है?
तो हाँ, यह स्टेटमेंट आपका पूरा सही है, यानी कि केवल 2 आपका सही है। देख लेते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए, इसको पढ़ लिया जाए। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने, ठीक है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर यहाँ से कभी आपसे पूछ दे कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, ठीक है, किसने किया था, तो मिन्हाज ए सिराज ने, ठीक है, तो उसका आशय क्या था, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, तो नस्त लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि सिक्त लिपि बाईं से दाईं ओर। क्या यह स्टेटमेंट सही है, तो हाँ, यह स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्या है, तो फारसी, ठीक है, फारसी अरबी के जानकारों के लिए नस्त लिपि, ठीक है, लिपि को पढ़ना आसान नहीं थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, पढ़ना आसान नहीं थी, ये नहीं बोल रहा है, इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो हम लोग का चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। ठीक है, चलिए, तो क्या है चैप्टर नंबर 2, नए राजा और उनके राज्य। चलिए, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि चोल काल में वेटी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए, किस लिए प्रयुक्त होता था। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर जो जबरन श्रम के लिए के रूप में लिया जाता था, उसी के लिए हम वेटी शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एल्लोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, इस काल की कृति है। ठीक है, ये किस काल की कृति है, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट काल की कृति है। ठीक है, देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। चलिए, क्या है, तो एल्लोरा की गुफाओं मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर कभी पूछ ले एल्लोरा की गुफाओं या मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट वंशों के शासकों ने करवाया था। ठीक है, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो एल्लोरा का गुफा कहाँ स्थित है, अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको बताना होगा महाराष्ट्र में। एल्लोरा की गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, ये गुफाएं अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कल्हन की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है। तो किस क्षेत्र के राजाओं के इतिहास पता चलता है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कश्मीर के राजाओं का इतिहास हमें पता चलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी, ठीक है, एक वृहत संस्कृत महाकाव्य है जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कल्हन ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, ठीक है, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत सभी तरह के स्रोत का इस्तेमाल किया है। ठीक है, 12वीं सदी का इतिहास जानने का यह एक अच्छा स्रोत है। कौन है, तो आपका हो जाएगा राजतरंगिणी, जो था आपका कश्मीर के राजाओं को जानने का एक अच्छा स्रोत था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। ठीक है, तो की जाती है। ठीक है, सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था, आपको बताना है कि सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से इसका आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। इस लड़ाई का कारण क्या था, तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। देखते हैं इसमें क्या क्या है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट देख लेते हैं ऑप्शन। चलिए, तो देख ही लिए हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल बरूनी को। ठीक है, तो यानी कि महमूद गजनी ने, या ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा कि अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, तो महमूद गजनी के शासनकाल में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा हुआ है, सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों और प्रांतों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उनसे अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। ठीक है, यानी कि जो विद्वान आया था अल बरूनी, उसी को लेखा जोखा मतलब जो लिखने काम होता था मोहम्मद गजनी ने उसको सौंप दिया। अरबी भाषा में लिखी गई उसकी कृति, ठीक है, किताब अल हिंद, ठीक है, किताब अल हिंद, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है आपका, चोल किसके सामंत थे? ठीक है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पल्लवों के सामंत थे। चोल किसके सामंत थे? तो पल्लवों के सामंत थे। देख लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? ठीक है, तो ये आपका राज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है कथन? व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे। ठीक है, तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। क्या ये कथन सही है? 1 मिनट, थोड़ा इसको छोटा करने दीजिए। हाँ, आप बोलिए, क्या ये कथन सही है? तो ये बिल्कुल सही है आपका, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी, ठीक है, उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। क्या ये कथन सही है? तो ये भी आपका सही है, यानी कि ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए और 2 दोनों सही है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। चलिए, व्याख्या कुछ खास नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, चोलकालीन निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। ठीक है, तो क्या है पहला ऑप्शन कि चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका पूरा का पूरा सही है। अगला देख लेते हैं, मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही है। अगला देख लेते हैं, चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि 1 2 3 इसका आंसर हो क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। 3 कथन सही हैं। क्या है? शिव के तांडव स्वरूप को दर्शाने वाली महान नटराज की मूर्ति चोल काल की कांस्य प्रतिमाओं की उत्कृष्ट को दर्शाती है। ये बहुत वीवीआई पॉइंट है। क्या है? आपसे कभी पूछ देगा कि महान नटराज की मूर्ति किस काल की है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ से बताना होगा चोल काल की कांस्य प्रतिमाओं से बनी हुई है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चोल काल में किसानों की वस्तुओं को ऊर कहा जाता था। क्या ये सही है?
अच्छा, और आगे देख लेते हैं, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये आपका पूरा का पूरा सही है। आगे देख लेते हैं, गाँवों के समूहों को नाडु कहा जाता था, यानी कि गाँवों के समूहों को नाडु कहा जाता था, तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। तो हाँ, बिल्कुल ये भी कथन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए देखते हैं इसको क्या है कि चोल काल के संबंध में उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। चोल काल में किसानों की वस्तुओं को क्या कहा जाता था? ऊर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती करने के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी, तथा इस काल में गांवों के समूहों को नाडु कहा जाता था। ठीक है, तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। ठीक है, यानी कि आपका इसका आंसर क्या हो गया था? 1 और सी दोनों सही था। चलिए अब इसमें हम लोग को मिलान करना है। क्या है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, तो कौन सही सुमेलित नहीं है? सामने सामने आपका आंसर दिया हुआ है, इसमें बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। चलिए, तो क्या वेलल व गोई इसकी क्या विशेषता थी? तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, ब्रह्मदे, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ये भी सही है। शाला भोग क्या होता था? तो विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि को हम शाला भोग कहते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पल्ली चंदम ये क्या होता था? तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, ये आपका गलत है, ये नहीं होता था। तिरुन मटुकनी, इसका क्या अर्थ बता रहा है विशेषता? तो जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि होती थी, तो नहीं, ये भी आपका गलत है, यानी कि 4 और 5 क्या है आपका? गलत है। देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में, 4 और 5 आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 4 और 5 दोनों का आपका गलत है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए आंसर तो दिख गया होगा आप लोग को। निम्न में से किस राजवंश ने धनिष्ठ भूस्वामियों को, ठीक है, मुवेंद लेनल और अर्यार्क जैसी उपाधियां प्रदान की? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का? तो चोल, यानी कि चोल वंश ने। आगे देखते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 खत्म कर दिए हैं। अब अगला चैप्टर है हम लोग का दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, क्या है? तो दिल्ली के सुल्तान। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को सही कलानुक्रम में सजाना है, यानी कि व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन थे, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए? तो देखिए, तुर्की शासक, तुर्क लोग जो थे ये कब से कब तक शासन किए थे? ठीक है, तुर्क लोग कब से कब तक थे? तो ये हो जाएगा आपका 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, ये कब से कब तक हो जाएगा? 1206 से लेके 1290 तक। आगे देख लेते हैं, खिलजी वंश, तो 1290 से लेकर 1320 तक। ये आप याद भी रखिएगा, वो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको ये एग्जाम में दे देता है। अच्छा, तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो 1320 से लेकर 1414 तक, यानी कि तुगलक वंश कब से कब तक? तो 1320 से लेके ये हो जाएगा आपका 1414 तक। चलिए, और सैयद वंश ये कब से कब तक हो जाएगा? तो 1414 से 1451 तक। ठीक है, 1414 से 1451 तक। चलिए, तो सबसे पहले कौन आए? तो सबसे पहले तो 1206 से लेकर 1290 तक तुर्क आए। उसके बाद तो 1290 से लेकर 1320 तक कौन? खिलजी, यानी कि पहला नंबर 1 फिर 2। ठीक है, 1 और 2 किस में है? चलिए देखते हैं हम ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका है 1 और 2। चलिए थोड़ा इसका देख लीजिएगा, इसमें वही है। देखिए तुर्की कब से कब तक थे? तो तुर्की हो जाएंगे आपका 1206 से 1290 तक खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक। ठीक है, सबसे कम समय तक शासन, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे कम समय तक शासन किसका था? तो खिलजी वंश का। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे कम समय तक शासन किसका था? तो ये खिलजी वंश का था। ठीक है, सबसे कम समय तक खिलजी वंश का शासन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, ठीक है, गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता है? ठीक है,
बताइए किसके लिए किया जाता था? तो इस दो का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्षक सैनिकों की, चलिए, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर, ठीक है, देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरै एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक विभाजित किया? तो कौन सा शासक था? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो शासक था, ये इसने किया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको थोड़ा देख लिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के सुदूर दक्षिण के राज्यों तक को विजित किया। ठीक है, दक्षिण की विजय उसके प्रसिद्ध सेनानायक मलिक काफूर के नेतृत्व में हुई। उसने इन राज्यों को जीतने के बाद उन्हें अपने राज्यों में नहीं मिलाया, सिर्फ उनसे वार्षिक कर वसूलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? बताइए, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किबला कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। मस्जिद के खंभों वाली कक्षा का लीवान कहते हैं। मस्जिद के खंभों वाली जो कक्षा को क्या कहते हैं? तो लीवान कहते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, तो मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, किबाला कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को, ठीक है, ममनून सूरा कहते हैं। मस्जिद के आंगन को, ठीक है, क्या कहते हैं? तो सहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगाह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे? ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गुलाम के लिए। किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो गुलाम के लिए। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देख लिया जाए। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। जो बंदगा जो होते थे उन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। साथ ही उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। उस समय के विद्वानों को कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए, तो दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा? पहला कथन क्या है? देख लेते हैं। विभिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। तो बिल्कुल ये सही है। इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। ये कथन क्या सही है? तो नहीं, ये कथन बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? 1 सही हो जाएगा। देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। चलिए, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे, यहाँ तक तो ठीक है, तथा इन इलाकों को संभालने वाले सूबेदार अधिकारी इक्तेदार या मुफ्ती कहे जाते थे। इनका फर्ज था कि ये अपने इलाके में, ठीक है, सैन्य अभियान का नेतृत्व करे एवं कानून व्यवस्था बनाए रखे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सात नंबर में क्या है कि निम्नलिखित पर विचार करें। कथन है और कारण है। तो कथन क्या बोलता है? तो मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। क्या ये कथन सही है? ठीक है, क्योंकि ताकि मुक्तियों पर प्रभावित तरीके से नियंत्रण रखा जा सके
एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से ना चले। यानी कि ये दोनों का दोनों कथन आपका सही है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, इन दोनों का व्याख्या भी है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में। देखिए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है या क्या कहते थे? तो दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, खराज कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चलिए, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाई। क्या ये कथन सही है? ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। 2 नंबर देख लेते हैं। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने एवं चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। क्या ये पॉइंट सही है? तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका सही है, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आइए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था, वह किस जगह पर था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 10 का आंसर कीजिए। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ था? तो दिल्ली। कहाँ था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया? तो कौन सा सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ के सुना देते, इसका व्याख्या क्या है। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था क्या? तो बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में किया था। ठीक है, अगर कहीं पूछ दे कि बर्नी ने अपनी पुस्तक या बर्नी का पुस्तक का नाम क्या था, तो याद रखिएगा तारीख़ फिरोजशाही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। क्या ये कथन सही है? तो ये बिल्कुल आपका सही है। अगला देख लेते हैं। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया। क्या ये सही है? तो ये भी आपका सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं, आइए। तो ऊपर दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, जिस कारण अलाउद्दीन को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना आरंभ किया। ठीक है, याद रखिएगा, किस शासक ने, आपको पूछ देगा, किस शासक ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना प्रारंभ किया? तो मानना होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कथन? बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से प्रचलित थी। क्या ये कथन सही है 13 का? तो जी हाँ, ये कथन आपका सही है। सैनिक अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। ये आशंका थी, तो हाँ बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, यानी कि कथन और कारण दोनों आपका सही है। 13 का क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। आर एक की व्याख्या करता है या स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए,
अगला प्रश्न क्या है 14। तो रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? तो रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा काकती वंश का। ठीक है, काकती वंश का। अगर कभी पूछे काकती वंश का संस्थापक कौन थे? काकती वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बीटा प्रथम। ठीक है, कौन थे? तो बीटा प्रथम। चलिए देखते हैं आगे। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। रुद्रमा देवी आधुनिक आंध्र प्रदेश के, ठीक है, वारंगल क्षेत्र में स्थित काकती वंश की शासिका थी। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवा कर, ठीक है, अपने पुरुष होने पर भ्रम पैदा किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मध्य काल में रानी दीदा किस क्षेत्र की शासिका थी? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कश्मीर क्षेत्र का। ठीक है, किस क्षेत्र का हो जाएगा? तो कश्मीर क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 खत्म कर दिए हैं। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 मुगल साम्राज्य। चलिए तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत करते हैं। मुगलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। क्या ये कथन सही है? तो ये आपका गलत है। ठीक है, मुगल माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे तथा पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 2। ये भी आपका लग रहा है कि गलत है। ठीक है, यानी कि ना ही एक सही है और ना ही 2 सही है। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या क्या करता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। चलिए आते इसके व्याख्या की ओर। देखिए समझिए, मुगल 2 महान शासकों वंशों के वंशज थे। ठीक है, माता की ओर से चीनी और मध्य एशिया के मंगोल शासक, ठीक है, चंगेज खान के वंशज थे। ओहो, तथा पिता की ओर से याद रखिएगा ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की शासक तैमूर वंश के वंशज थे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ना तो 1 और ना ही 2। ठीक था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए, निम्न में से कौन से कथन असत्य है? असत्य यानी कि नहीं, आपको सत्य नहीं असत्य चुनना है। चलिए क्या है? तो मुगल अपने को मंगोल कहना पसंद करते थे। क्या ये सही बात है कि मुगल अपने को मंगोल कहना पसंद करते थे? तो नहीं, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। मुगलों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। हाँ, तो बिल्कुल सही। उन्होंने अपना वंशावली का प्रदर्शन कैसे किया था? तो चित्र बनाकर किया था। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया। तो ये भी सही है। प्रत्येक मुगल शासक जो थे वो अपना चित्र किसके साथ बनाया था? तैमूरों के साथ अपना चित्र बनाए थे। यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है, बाकी 1 आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लिया जाए। क्या है? मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। वह दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि इनके इस महान पूर्वज ने 1938 में दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है? 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद, ठीक है, बाबर ने कौन कौन से क्षेत्र पर अपना कब्जा किया? मतलब 1526 के बाद बाबर ने किस किस क्षेत्रों पे अपना कब्जा किया? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 3 का आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली एवं आगरा पर, ठीक है, अपना कब्जा किया था। कहाँ किया था? तो दिल्ली एवं आगरा पे। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। किसके बीच में? तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, ये दोनों
मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसका। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद, ठीक है, दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। याद रखिएगा 1526 ने, ठीक है, पानीपत के बाद दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। और इसी युद्ध के बाद, कौन सा युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने अपने को, ठीक है, बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो किस शासक ने अपने आप को बादशाह घोषित किया था, तो बाबर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या है कि कौन सा युग्म सही सुमिलित है, आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमिलित है। तो खानवा का युद्ध 1526 में हुआ था, और इस किसके किसके बीच में, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो ये आपका गलत है। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी कि ये कथन आपका क्या है, गलत है। पानीपत का युद्ध 1527 में, तो ये भी गलत है। पहला युद्ध 1526 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और राजपूतों के बीच हुआ था, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। घाघरा का युद्ध, ठीक है, 1529 में बाबर और अफगानों शासकों के बीच हुआ था, जी हाँ ये भी सही है, यानी कि 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कहता है, तो देख लीजिए। व्याख्या 3 और 4 सही सुमिलित है कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने, ठीक है, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, याद रखिएगा। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था, यानी कि वहाँ कुछ और बोल रहा था स्टेटमेंट में, व्याख्या में कुछ और है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं कौन सा कथन क्या है। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया, क्या ये स्टेटमेंट सही है, बताइए। तो ये आपका क्या स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल आपका सही है। अच्छा आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम में, ठीक है, साफिदों को हराकर गंधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर के बारे में ये कथन क्या सही है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा कथन क्या है। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया, क्या ये कथन सही है, तो जी हाँ ये भी आपका सही है, यानी कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का मतलब बताना है, इसमें सत्य कौन है। पहला स्टेटमेंट क्या है, राजकुमार सलीम जहांगीर की माँ जोधा बाई थी, क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो हाँ ये आपका पूरा सही है। चलिए अकबर के शासन के अंतिम वर्ष में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ा गई, क्या ये सही है, तो जी हाँ ये भी सही है। अगला देख लेते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया, तो ये क्या ये सही है, तो नहीं ये आपका गलत है, ठीक है, यानी कि 3 गलत है, 1 और 2 सही है। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, लंबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खुर्रम किसका बेटा था, तो खुर्रम किसका बेटा था, तो ये किसका था, तो जहांगीर का, याद रखिए खुर्रम किसका बेटा था, तो जहांगीर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था, बताइए। शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आगरा में, ठीक है। कहाँ कैद कर दिया गया था शाहजहां को, आगरा में। चलिए
इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औरंगजेब के किस पुत्र ने, ठीक है, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 का? तो 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो अकबर। किसका सहयोग मिला था? तो अकबर का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसको पढ़िएगा तो देख लीजिएगा आप लोग। 10 नंबर प्रश्न क्या है? चलिए एक मिनट, थोड़ा सा हम ऑप्शन बचाने की, मतलब आंसर बचाने की कोशिश करते हैं। चलिए, दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा को। ठीक है, किसको मिला लिया था? बीजापुर और गोलकुंडा को मिला लिया था। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल हो सके तो आप लोग का NCERT का 7th क्लास का हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। 6 हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। कल आपको 30 तारीख को NCERT का 7th क्लास भी ख़त्म हो जाएगा। बचा हम लोग के पास पुरानी NCERT। ठीक है, तो देखते हैं उसका क्या होता है। चलिए अगला दिन से शुरू किया जाएगा। ये थोड़ा सा देख लीजिए। औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया। कभी कभी पूछ लेता है, उसको देख लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापा मारा, ठीक है, पद्धति शुरू की थी? मतलब औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापा मार पद्धति शुरू की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, ऑप्शन नंबर डी, मराठा शासक शिवाजी ने। ठीक है, याद रखिएगा, मराठा शासक शिवाजी ने। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या तो कुछ खास है नहीं। अगला क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए, मुगल उत्तराधिकारी के संदर्भ में, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र की पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। क्या ये पॉइंट सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? उत्तराधिकार के, ठीक है, थोड़ा सा धुंधला आ गया पिक। उत्तराधिकार में, ठीक है, सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये आपका पूरा का पूरा सही स्टेटमेंट है, यानी कि केवल बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो निम्न में से कौन से कथन सत्य है? आपको इसमें सत्य बताना है। ठीक है, चलिए तो क्या है? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। क्या ये कथन सही है? तो ये बिल्कुल आपका सही है। चलिए, मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी। क्या ये सही है? तो ये आपका गलत है। तीसरा क्या है? मनसबदार अपने वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। तो ये भी आपका गलत है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 सही है। ठीक है, यानी कि एक मिनट, सॉरी रुक जाइए, थोड़ा सा देख लेते इसको फिर से। क्या है? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। तो क्या है? ये तो सही है। ठीक है, ये देख लेते हैं। मनसबदारों की नियुक्ति केवल, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी। क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ केवल लगा हुआ है, ये गलत है आपका। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। हाँ, तो ये आपका सही है। ठीक है, यानी कि 1 और 3 सही है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए, 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। आइए, मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो क्या है?
थोड़ा जूम कर लिया जाए इसको। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। क्या ये पॉइंट सही है? तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना अधिक होता था। तो क्या ये सही है? नहीं, ये आपका गलत है। अगला पॉइंट देखते हैं। जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। क्या ये सही है? तो देखिए, उन लोग का तय नहीं होता था। ठीक है, ये भी गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी कि केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा फोटो ठीक नहीं आया है, चलिए देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। क्या है? तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते हैं। ठीक है, क्या ये कथन सही है? तो एक ये आपका सही है। अगला देख लेते हैं। मनसबदार इक़्तिदारों की तरह की अपनी जागीर पर आश्रित रहते थे एवं उन पर प्रशासन करते थे। क्या ये सही है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये गलत है। ठीक है, ये कथन आपका गलत है, यानी कि सिर्फ एक सही है। देखते हैं क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, कथन और कारण की ओर। ठीक है, कथन बोलता है कि अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी स्वाधीनपूर्वक आकलन किया। क्या ये सही है? अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी सावधानीपूर्वक आकलन किया था। सावधानीपूर्वक आकलन किया था, यह स्टेटमेंट सही है? बताइए। चलिए, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। ये सही है? हाँ, ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी करते। देखिए, स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न को थोड़ा आराम से पढ़िएगा। ठीक है, इसको समझना होता है पढ़कर, और ख़ास करके सीटेट में इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा अब आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, ये भी स्टेटमेंट टाइप के हैं, देखते हैं क्या है। औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है, जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। बताइए, ये स्टेटमेंट सही है? सबसे कम होता था? तो हाँ, ये आपका कथन सत्य है, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई तथा मिलने वाले राजस्व में भी गिरावट आई। तो ये आपका गलत है। नहीं, ये कथन कारण आपका गलत है, यानी कि सिर्फ एक सही है और आर गलत है, यानी कि आर आपका गलत है। चलिए इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो एक सही है, तो एक सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? बताइए, 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, देख लेते हैं क्या है। किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था। हाँ, तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करता था। तो हाँ, ये भी सही है, यानी कि इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुगल काल में जब्त शब्द किस और इंगित करता है? ठीक है, तो किस और इंगित करता है? तो इसका 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को किस और इंगित करता है? राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को इंगित करता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर के शासनकाल के इतिहास में, ठीक है, संबंधित विवरण में निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है। अच्छा, तो अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है। तो किस पुस्तक में मिलता है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 अकबरनामा। ठीक है, किस में मिलता है, तो अकबरनामा। चलिए इसका थोड़ा व्याख्या पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देखा जाए। देखिए, अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, यानी कि 3 भागों में लिखा, और इसका शीर्षक अकबरनामा रखा। ठीक है, पहली जिल्द जो था, ठीक है, पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। याद रखिएगा, पहली जिल्द में यानी पहला भाग में क्या है, अकबरनामा में, तो पूर्वजों का बयान है। दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। ठीक है, और तीसरी जिल्द आईने अकबरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईने अकबरी है। ठीक है, तीसरी जिल्द में क्या है, तो आईने अकबरी है। इससे अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व एवं साम्राज्य के भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो इसमें क्या करना है आपको, तो साथ में सुमिलित करना है, मतलब कि सही मिलान करना है। ठीक है, चलिए तो क्या है, प्रांतों के प्रशासक। तो प्रांतों के प्रशासक जो होते थे ये क्या कहलाते थे, ये आपका सूबेदार कहलाते थे। प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे, तो सूबेदार कहलाते थे। प्रांतों के वित्तीय अधिकारी, तो प्रांतों के वित्तीय अधिकारी कौन होते थे, तो ये कौन होते थे, तो याद रखिए ये दीवान होते थे। ठीक है, प्रांतों के वित्तीय अधिकारी कौन होते थे, तो दीवान होते थे। अगला देखते हैं, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्य का मंत्री कौन होता था। ठीक है, तो कौन होता था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 का। और एक लास्ट बचा सेना नायक। तो सेना नायक कौन होता है, तो सेना इसी नाम से ही आपको दिख रहा होगा, फौजदार। ठीक है, तो चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 3, 2 का 4 और 3 का 1। चलिए देखते हैं 1 का 3 किस में है, तो 1 का 3 2 गो में है, 2 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ही लंबा है, लास्ट का देख लीजिए। फौजदार किससे कहते हैं, तो सेना नायक को फौजदार कहा जाता है। कोतवाल कभी कभी पूछ देगा, कोतवाल। ठीक है, तो नगर का पुलिस अधिकारी को कोतवाल कहते हैं। और बख्शी क्या होता है, तो सैनिक वेतनाधिकारी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्न कथनों पर विचार करना है कि अकबर ने, ठीक है, इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू किया। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो हाँ ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा क्या है, इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मंतादत्ता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। क्या ये कथन भी सही है, तो हाँ ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए, अकबर के सुलह-ए-कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसने किया था, तो अबुल फजल ने। किसने किया था, तो अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, या इसका व्याख्या थोड़ा देखिएगा तो देख लीजिए। चलिए, अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन की इसी सिद्धांत को जहांगीर एवं शाहजहां ने भी अपनाया था। ठीक है, अगला देखते हैं क्या, 24 नंबर। चलिए, तो शेर शाह ने निम्न में से किन किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया। तो बताना है कि शेर शाह और हुमायूं को के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो हुमायूं को किन युद्धों में शेर शाह ने पराजित किया था। 24 का आंसर बताइए। तो 1 हो जाएगा आपका
चौसा का युद्ध, ठीक है, जो कि कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। अब एक हो जाएगा आपका बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ठीक है, ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1540 में। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 में, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 ना, हाँ ठीक तो है, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका सही। चलिए देख लेते हैं इसका व्याख्या क्या है। तो शेर शाह ने, ठीक है, शेर खान ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया। शेर खान ने इस युद्ध के बाद अपने को सुल्तान घोषित किया। तो जब पूछ दे कि शेर शाह ने किस युद्ध के बाद अपने आप को सुल्तान घोषित किया, ठीक है, तो चौसा का युद्ध, और कब हुआ था, तो 1539 में घोषित किया और शेर शाह की उपाधि धारण की, ठीक है। उसने शीघ्र ही बंगाल पर अधिकार कर लिया और पूर्व में मुगलों की शक्ति को पूर्णतः नष्ट करके कन्नौज पर पहुंच गया, ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है, कन्नौज या बिलग्राम। देखिए दोनों देता है, कभी कभी आपको कन्नौज भी दे देगा, कहीं कहीं बिलग्राम दे देगा। तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध 1540 में हुमायूं शेर शाह के द्वारा निर्णायक तौर पर पराजित हुए, ठीक है। दिल्ली पर शेर शाह का नियंत्रण स्थापित हुआ एवं द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव पड़ी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो शेर शाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूत प्रदान किया। क्या ये स्टेटमेंट सही है 25 का? तो जी हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, मुगल सम्राट अकबर ने शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था से कुछ तत्वों को अपनाया। तो हाँ, ये भी सही है, ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है आपका। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यानी कि हम लोग चैप्टर 4 यानी कि 7th क्लास का हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 4 खत्म कर दिए हैं। अब हम लोग चैप्टर 5 में आते हैं। चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है, ये किस भाषा में लिखे गए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अरबी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित, ठीक है, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त होता था? ठीक है, तो किसके निर्माण में होता था? तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि मस्जिद के निर्माण में भी, मंदिर के निर्माण में, मकबरों के निर्माण में, यानी कि सभी के लिए होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कथन और कारण में। कथन क्या है कि 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचे मंदिर, मस्जिद, भवन का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा था, ठीक है। हाँ, तो ये सही है, क्योंकि 12वीं सदी में निर्माण कार्य में चूना पत्थर, यहाँ इंपॉर्टेंट है, चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी के सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े मिलाने से कंक्रीट बनाती थी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो 4 का क्या हो जाएगा, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका व्याख्या भी है, ठीक है। देखते हैं इसका क्या आंसर, तो 4 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, किस शासक ने दिल्ली एक कुहना, वर्तमान यानी कि दिल्ली, ठीक है, के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान
प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राज का तालाब कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? चलिए, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो शाहजहां ने अपने राजधानी शाहजहानाबाद बनाया। चलिए, स्टेटमेंट पूरा व्याख्या पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण, ठीक है, किस मुगल शासक ने करवाया था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, शाहजहां ने। किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चार बाग शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, तो विचार करते हैं क्या है। तो चार बाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय में शुरू की गई या शुरू हुई थी, क्या ये कथन सही है? ठीक है, तो नहीं, ये आपका हाँ, ये सही जा रहा है। ठीक है, ये आपका सही है। चार बाग बनाने की परंपरा किसने शुरू की? तो हुमायूं के समय से शुरू हुआ था, हुमायूं। आगे देखते हैं, चार समान हिस्सों में बांटे होने के कारण बागों को चार बाग कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपका कथन सही है। तो ये आपका चार बाग कहा जाता है, नहीं, ये आपका गलत है। अगला पॉइंट देखते हैं, कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चार बाग का एक सुंदर उदाहरण है, नहीं, ये भी आपका गलत है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? केवल एक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, इस क्या हो जाएगा? केवल एक सही था। अगला प्रश्न क्या है? तो शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है, चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दीवान ए आम। ठीक है, दीवान ए आम और दीवान ए खास को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में, ठीक है, नदी तट बाग की योजना अपनाई, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। अगला क्या है? नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नदी तटों के पास बाग के, ठीक है, बिल्कुल किनारे पर होता था, तो हाँ, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए, मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए, ठीक है, बंगला गुंबद तकनीक का प्रयोग किया गया, तो यह किस क्षेत्र के स्थानीय शैली थी? ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका बंगाल का। ठीक है, किस क्षेत्र का था? तो बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, थोड़ा सा फोटो धुंधला आ गया है। तो मुगल वास्तुकला से, ठीक है, संबंधित पित्रादुरा क्या है? तो पित्रादुरा क्या है? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा आंसर। संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक है। क्या है? तो तकनीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? तो शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये बिल्कुल सही है। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, क्या ये सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल का हम लोग का नया टॉपिक होगा। ठीक है,
तो कल हम लोग लेसन NCERT का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक करके जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग 30 तारीख तक NCERT का क्लास 7 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो बचेगा आपका अगला दिन में उम्मीद करते हैं कि 5 तारीख से पहले, ठीक है, 6, 7, 8 का पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।